हेलो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 करेंगे इंटेंजिबल एसेट्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से एक है एएस 26। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, आप पहले जाकर एएस 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कवर करिए, उसके बाद आप इस एएस पे आइए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी एएस 26 की। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं एएस 26 को। देखिए सबसे पहले एएस 26 किस किस चीज पर एप्लीकेबल नहीं है उसको पढ़ते हैं। पहली एक्सेप्शन क्या है कि वो इंटेंजिबल एसेट किसी और एएस में क्रिएट हो रही हो या उस एएस में कवर हो रही हो। जैसे ठीक है, एएस 2 इन्वेंट्रीज में कवर हो रही हो, एएस 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, एएस 22 टैक्सेस ऑन इनकम में, एएस 19 लीजेस, गुडविल अराइजिंग ऑन अमेलगमेशन एंड कंसोलिडेशन, एएस 14 अमेलगमेशन में गुडविल अराइज हो रही हो या फिर कंसोलिडेशन एएस 21। इन सब की क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो वहां पर अगर गुडविल अराइज हो रही हो तो वो इसमें कवर नहीं होती। फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट क्या होती है? या तो वो कैश खुद हो या एक हमारे पास राइट है कैश रिसीव करने का, तो उस पर भी हमारा एएस 26 एप्लीकेबल नहीं होगा। मिनरल राइट्स, खदानों को एक्सट्रैक्ट करना, मिनरल्स वगैरह निकालने के लिए, उन पर भी ये हमारा एएस 26 एप्लीकेबल नहीं है। इंटेंजिबल एसेट्स, अब इंश्योरेंस कंपनीज की बात कर रहा है, अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद पॉलिसी होल्डर्स, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है इनके, इस पर भी एएस 26 एप्लीकेबल नहीं है। एक्सपेंडिचर और इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्मिनेशन बेनिफिट्स, इन सब पर एएस 26 एप्लीकेबल नहीं होता। अब बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट होता क्या है। एएस 26 के हिसाब से इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन देखते हैं। एन इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी एसेट। एक एक वर्ड को बड़ा डिटेल में समझेंगे हम, पहले रीड कर लेते हैं डेफिनेशन। आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हेल्ड फॉर यूज इन द, अब ये देखिए बिल्कुल एएस 10 की आ गई, आगे जो लैंग्वेज है ना, जो हमारे को फिक्स्ड एसेट की डेफिनेशन बोलता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। फॉर यूज इन द, वो किसी में भी यूज कर रहे हो आप, चाहे प्रोडक्शन या सप्लाई में, या रेंटल टू अदर्स में, किसी को रेंट पर दे रखा है, या फिर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस वगैरह के काम में। ठीक है, वो फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, फॉर रेंटल टू अदर्स, और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। समझ में आ गई? अब इसको डिटेल में समझते हैं डेफिनेशन को एक एक करके। तो यहां पर दे रखे हैं फीचर्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट, मतलब डेफिनेशन को तोड़ के दे रखा है, एक एक पॉइंट को समझा रखा है। डिटेल्ड डेफिनेशन, पहले वर्ड क्या बोला? विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। इंटेंजिबल का तो मतलब ही होता है इसकी फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये केवल आप रियलाइज कर सकते हो, आप देख नहीं सकते इसको। अगर आप इसको टच कर पाओ, देख पाओ, तो फिर वो टेंजिबल हो गया, है ना। तो ये पहला पॉइंट क्या है? इट इज विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ये नॉन मॉनेटरी होता है। देखिए ये एएस 11 हम लोग, ठीक है, फॉरेक्स में भी पढ़ते हैं ये चीज। नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? देखिए मॉनेटरी मतलब हो गया जो मनी होता है वो, या फिर आप एक फिक्स्ड अमाउंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, फिक्स्ड या डिटर्मिनेबल अमाउंट में जब कन्वर्ट हो पाए तो वो कहलाते हैं मॉनेटरी एसेट्स। एग्जांपल जैसे हमारे डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब क्या है? मॉनेटरी एसेट्स हैं। तो गुडविल के लिए क्या बोला, इसके लिए क्या बोला? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट इज ए नॉन मॉनेटरी एसेट। नॉन मॉनेटरी मतलब ना ये कैश है, ना ये डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी में कन्वर्ट होने वाली चीज है। तो इट इज नॉन मॉनेटरी, इट इज विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, और तीन बड़े इंपॉर्टेंट इसके फीचर क्या है? ये आइडेंटिफिएबल होता है। ठीक है, आइडेंटिफिएबल। अब डिटेल में पढ़ते हैं आइडेंटिफिएबल क्या है। ठीक है, सबसे पहले बोला ना इंटेंजिबल एसेट इज एन इन आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी एसेट। आइडेंटिफिएबल क्या होगा? देखिए आइडेंटिफिएबल मतलब क्या हो गया कि आप उसको रियलाइज कर सकते हो कि अच्छा हाँ ये हमारा एक इंटेंजिबल एसेट है, क्लियरली अलग रियलाइज हो रहा है ये। उसके लिए एएस कहता है आइडेंटिफिएबल तब मानेंगे जब या तो वो सेपरेबल हो। सेपरेबल मतलब आप उसको अपने से अलग कर सकते हो, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, बेच सकते हो, किसी को रेंट पर दे सकते हो, लाइसेंस पर दे सकते हो, मतलब आप उसको या तो सेपरेबल कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका क्या है? वो किसी कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट से अराइज हुआ है। ठीक है, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, सेपरेट अगर नहीं भी कर सकते तो फिर या तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट से अराइज हुआ हो। कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट का एग्जांपल, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट मतलब जैसे गवर्नमेंट ने आपको राइट दिया
कि एक जंगल है, यहाँ पर आपको पेड़ काटने का राइट दिया क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट करनी है, तो आपको कहा कि आपको यहाँ पर सारा पेड़ काटने हैं, तो आपको एक राइट मिल गया। ठीक है, ये एक इंटेंजिबल एसेट कहला सकता है। लीगल राइट जैसे हमने पेटेंट ले लिया, कॉपीराइट ले लिया, ये लीगल राइट है। अब हम हो सकता है कि इसको अलग ना कर सकते हो अपने आप से क्योंकि ये आपको मिला है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट से अराइज हो या फिर वो सेपरेबल हो, तब क्या कहलाएगा? आइडेंटिफिएबल। तो आइडेंटिफिएबल कब होगा? देखिए, आइदर इट शुड बी सेपरेबल या फिर अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट। सिंपल सी बात, आइडेंटिफिएबल कब? या तो वो सेपरेबल हो या फिर किसी कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट से अराइज हुआ हो, तभी आइडेंटिफिएबल है। ठीक है, दूसरी चीज एक और बोली, क्लियरली डिस्टिंग्विश फ्रॉम गुडविल। गुडविल से अलग कर कर होना चाहिए, ये नहीं कि गुडविल की वैल्यू में ही इंक्लूडेड है। जैसे हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं, 1,000 रुपए की उसकी नेट एसेट्स आ रही है, लेकिन हम उसको पेमेंट कर रहे हैं 1,100 रुपए की। ठीक है, तो वो 1,100 रुपए की एक्स्ट्रा पेमेंट किस चीज की है? गुडविल की। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो गुडविल के अंदर ही इंक्लूडेड है। इट शुड बी क्लियरली डिस्टिंग्विश फ्रॉम गुडविल। आई बात समझ में? तो आइडेंटिफिएबल समझ में आया। एक एग्जांपल देखिए इंपॉर्टेंट, सन लिमिटेड हैविंग एक्सपर्टीज इन द कंसल्टिंग बिजनेस। ठीक है, ये कंसल्टिंग बिजनेस में एक्सपर्टीज है इनकी और इनके पास मार्केट का 30% शेयर है। ठीक है, जो कंसल्टिंग बिजनेस का 30% शेयर इन्हीं के पास है इस बिजनेस में। इट कैन नॉट रिकॉग्नाइज दिस मार्केट शेयर एज इंटेंजिबल एसेट। क्या इस मार्केट शेयर को वो इंटेंजिबल एसेट दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते, बिकॉज इट इज नाइदर सेपरेबल। ना तो वो उसको सेपरेट कर सकते अपने आप से, ये तो है नहीं कि वो ये मार्केट शेयर अपना हटाकर किसी और को बेच सकते हैं कि ये लो, अब ये सारे कस्टमर्स जो मेरे थे क्लाइंट्स, ये अब आपके पास आएंगे। क्लाइंट की मर्जी भाई, वो आपके पास आ रहे हैं, आप दुकान बंद कर दोगे तो किसी और पे, उनकी मर्जी वो किस पे जाएंगे। आप थोड़ी ना डायरेक्ट कर सकते हो किसी को कि नहीं अब आपको उसी के पास जाना है। तो इट इज नाइदर सेपरेबल नॉर अराइजन फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट। ये आपका मार्केट शेयर किसी कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट से अराइज नहीं हुआ। आई बात समझ में? तो पहला हो गया आइडेंटिफिएबल। दूसरा है कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल होना चाहिए हमारा उस इंटेंजिबल असेट पर। कंट्रोल कैसे होगा? पावर टू ऑब्टेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द अंडरलाइंग रिसोर्स। उस इंटेंजिबल असेट से रिलेटेड जो बेनिफिट्स हैं वो हमको मिले और हम दूसरे को ये बेनिफिट्स रिस्ट्रिक्ट कर दें कि आपको नहीं मिल पाएंगे, मेरे को मिलेंगे क्योंकि ये इंटेंजिबल असेट मेरे से बिलोंग करता है। तो ये कहलाएगा कि आपका उस इंटेंजिबल असेट पर कंट्रोल है। ठीक है, तो पावर टू ऑब्टेन द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द रिसोर्स एंड एबिलिटी टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ अदर्स टू दोज बेनिफिट्स। ठीक है, एक तो आप वो बेनिफिट्स उठा पाते हो और सामने वाला नहीं उठा पाता, कि तब अगर ये दोनों चीजें फुलफिल हो रही है तब कहलाएगा कि हाँ आपका कंट्रोल है। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कंपनी प्रोवाइड करती है ट्रेनिंग अपने स्टाफ को ऑन टॉपिक्स लाइक इंड एस, जीएसटी एक्सेट्रा। ठीक है, किसी को बुलाकर, एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को और प्रोफेशनल्स को बुलाकर इंड एस और जीएसटी की ट्रेनिंग दी जाती है कंपनी के स्टाफ को। तो क्या ये जो ट्रेनिंग दी गई इसकी कॉस्ट को इंटेंजिबल एसेट माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। क्यों? देखिए, आप स्टाफ से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो लेोगे, लेकिन आप उनको यहां से रिजाइन कर कर दूसरी जगह जाने के लिए दूसरी जगह जाने के लिए पाबंदी नहीं लगा सकते कि आप नहीं जाओगे। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट नहीं दिखा सकते बिकॉज इट डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर स्टाफ। वो जब चाहे कंपनी छोड़ सकते हैं और उनको ट्रेनिंग मिल गई तो ऑब्वियसली वो तो उनके साथ ही जाएगी, वो स्किल्स तो उसके अंदर है, उनके अंदर है, वो जाकर दूसरी जगह भी वो फायदा दे सकते हैं। समझ में आई बात? तो आपका कंट्रोल नहीं होगा इस केस में। तो पहला था आइडेंटिफिएबल, नेक्स्ट फीचर क्या है? कंट्रोल होना चाहिए। फिर उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने चाहिए। अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही आपको नजर नहीं आ रहे तो वो इंटेंजिबल एसेट है ही नहीं, वो असेट ही नहीं है वैसे तो। ठीक है, आपको पता है ये जो कंट्रोल और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है ना, ये तो असेट की डेफिनेशन है, इसी से आया। आपने कभी देखो अभी इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन पढ़ी, यहां कहां लिखा है कंट्रोल और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स? नहीं लिखा ना, लेकिन असेट तो लिखा है। ठीक है, और असेट वही होता है जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है और जिस पर आपका कंट्रोल हो। तो आइडेंटिफिएबल, कंट्रोल, और फिर तीसरा क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इट मे बी, अब वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जरूरी नहीं कि वो सेल के रूप में ही आए कि आपकी सेल बढ़ रही हो सकता है आपकी कॉस्ट सेविंग हो रही हो। भाई आपका कोई, आपके पास कोई ऐसा प्रोसेस है
ठीक है, आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसका आपने पेटेंट ले रखा है, वो फॉर्मूला ऐसा है जिससे कि आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कम आती है, ठीक है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, फिर वो भी कम कॉस्ट पर, क्योंकि आपके पास वो फॉर्मूला है। तो कॉस्ट कम पड़ रही है, ये भी तो इंटेंजिबल एसेट है, ये भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही कहलाएगा। अब देखिए हम इंटेंजिबल एसेट को अपनी बुक्स में कब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इट शुड मीट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन मीट करना चाहिए। वो क्या होती है? आइडेंटिफिएबल हो, नॉन मॉनेटरी हो, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, जो यूज हो रहा हो या तो प्रोडक्शन में या फिर रेंटल टू अदर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, है ना। वो पहले तो डेफिनेशन मीट करे आपको, ठीक है। ये इंश्योर करना है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, ठीक है, इनको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उस असेट से। एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और वो कितने का है, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। इसी तरीके की चीजें हमने एएस 10 में भी पढ़ी थी, इसलिए मैंने कहा पहले एएस 10 करो फिर इससे एस पे आओ। अब इंटेंजिबल एसेट को कैसे मेजर करते हैं? देखिए इनिशियली वो कॉस्ट पर ही मेजर होता है, फिक्स्ड एसेट्स की तरह, मतलब टेंजिबल एसेट्स की तरह ये भी किस पर मेजर होगा? कॉस्ट पर ही। मोड्स ऑफ एक्वायरिंग इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट अपने आप कैसे कैसे आ सकती है, जैसे आप खुद खरीद रहे हो या जनरेट कर रहे हो, अपने यहाँ ही डेवलप कर रहे हो, या गवर्नमेंट ग्रांट में आई है, कैसे आई है, वो सारे अलग अलग केसेस हैं, इनको एक एक कर अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने एक्वायर किया है, सेपरेट एक्विजिशन, मतलब आप प्रॉपर पैसे देकर ये लेकर आए हो, तो ठीक है, फिर तो नॉर्मल सी चीज है, परचेज प्राइस, सारे टैक्सेस जिसको आप ना क्रेडिट लोगे ना आपको रिफंड होने वाले, वो ऐड कर दो कॉस्ट में, ठीक है। कोई और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है, जैसे हमने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पढ़ा था, जितने भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल उस असेट से ही रिलेटेड है, ठीक है, वो ऐड हो जाएंगे। अगर कोई सामने वाले ने ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट दिया, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो वो माइनस हो जाएगा, इससे हमारी एक्चुअल कॉस्ट निकल के आएगी, जिस पर हमारे को रिकॉग्नाइज करनी है इंटेंजिबल एसेट। आइए हमारे इंस्टीट्यूट में जनवरी 21 में जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, पेपर में, उसको एक बार डिस्कस करते हैं, इसी से रिलेटेड था। अ कंपनी अक्वायर्ड फॉर इट्स इंटरनल यूज a software on 1st March 2020 from UK for 1,50,000 pound. The exchange rate on that date was rupees 100 per pound. Seller allowed trade discount at the rate of 2.5%. Seller ने trade discount दिया 2.5% का, सेलर यूके में है। द अदर एक्सपेंडिचर वर, और खर्चे क्या हुए, इंपोर्ट ड्यूटी लगी 10% की, उसके बाद एक एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी और लगी 5% की। ये एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी को ना काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी बोलते हैं, शायद आपने पढ़ लिया हो या भी आप पढ़ोगे, काउंटर टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस में पढ़ोगे। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है? देखिए ये तब लगाई जाती है जो जिस कंट्री से हम गुड मंगवा रहे हैं, जो ओरिजिन कंट्री है उस गुड की, वहां पर अगर सरकार उनको सब्सिडी देती होगी इस प्रोडक्ट पर, तो ये सस्ता होगा। अब वो सस्ता अगर यहाँ पर आएगा तो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो एक्सप्लॉइट हो जाएंगे बेचारे, वो कहेंगे हम इतनी मेहनत करके बना रहे हैं और लोगों को जब लेना होता है तो वो बाहर से ले लेते हैं क्योंकि वो सस्ता आता है। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, एक और ड्यूटी लगा देती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जिससे कि वो गुड महंगा हो जाए और हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को इससे दिक्कत ना हो। एंट्री टैक्स 2%, रिकवरेबल लेटर फ्रॉम द टैक्स डिपार्टमेंट, ये तो रिकवरेबल है, ये रिकवरेबल है तो फिर क्यों हम उसमें ऐड करेंगे। इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ 1.5 लाख का। प्रोफेशनल फीस फॉर क्लियरेंस फ्रॉम कस्टमर, 50,000 रुपए की प्रोफेशनल फीस लगी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है ये दोनों। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टू बी कैपिटलाइज एज पर रेलेवेंट एएस, ठीक है। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन पेपर में आया था ये, 5 नंबर का, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल असेट, ये इंटेंजिबल असेट का नाम ही लिखो ना, कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। सबसे पहले हमने कितने का खरीदा ये, 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। परचेज प्राइस कितना है इन पाउंड, 1,50,000, ठीक है। इसके ऊपर तो उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है हमें, ट्रेड डिस्काउंट दिया एट द रेट ऑफ 2.5% का, तो 1.5 लाख का 2.5%, 3750, ठीक है। तो नेट
परचेज प्राइस इन पाउंड, ये हो गया 146,250। ठीक है, अब परचेज प्राइस को हम कन्वर्ट कर ले इंडियन रुपीस में, क्योंकि ड्यूटी वगैरह भी लगनी है इंडिया में। परचेज प्राइस इन रुपीस कैसे होगा, 146,250 है, और एक एक पाउंड कितने का है, 100 रुपए का। तो 50 1,46,25,000, ये परचेज प्राइस हो गया। ठीक है, अब इसमें ऐड करनी है हमें इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है, 10% की इंपोर्ट ड्यूटी है। तो 1,46,2,500, 1,46,2,5 प्लस 10%, ये आ गया 1,60,875,000। तो जब इसके प्राइस आए तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ने गवर्नमेंट से गुजारिश करी कि आप इसमें और ड्यूटी लगाओ, अभी भी सस्ता है। तो एडिशनल ड्यूटी लगाई गई, एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी कितने की लगाई गई, 5% की। तो इसका 5% हो गया 804375। ठीक है, 1,608,7,500, तो ये आ गया 1,68,9,1,875। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस और ऐड कर देंगे हम प्रोफेशनल फीस फॉर क्लियरेंस। ठीक है, प्रोफेशनल फीस फॉर क्लियरेंस, दोनों डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है ये, 1.5 लाख और 50,000। तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारी सॉफ्टवेयर की 1,70,9,1,875। इसको रुपीज में लिख देना। ठीक है, 1,70,9,1,875, दिस इज द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये तो था कि हमने खरीदा है इंटेंजिबल एसेट को। ठीक है, ये सिंपल होता है। दूसरा है एक्विजिशन एज अ पार्ट ऑफ अमेलगमेशन। ठीक है, आप मतलब अमेलगमेशन पूरा चैप्टर पढ़ा ही होगा। अगर आप अमेलगमेट कर रहे हो, दो कंपनी मिलके एक नई कंपनी क्रिएट कर रही है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, तो अगर उसमें आप इंटेंजिबल एसेट एक्वायर कर रहे हो, तो आपको उस इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज करना है अगर वो क्राइटेरिया मीट कर रही है। डेफिनेशन अगर मीट कर रही है, ये डेफिनेशन आपको मालूम ही है, इट शुड मीट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट की ये आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी विदाउट फिजिकल सब्सटेंस फॉर यूज इन द प्रोडक्शन, रेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस ये हो, और प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, अगर ये है तो आप करो, चाहे सामने वाले ने उस इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज कर रखा था या नहीं कर रखा था। ठीक है, ट्रांसफरर या वेंडर जिसको जो हम बोलते हैं, उसने इसको कर रखा था या नहीं कर रखा था रिकॉग्नाइज अपनी बुक्स में, उससे हमें मतलब नहीं है। इफ इट इज मीटिंग द डेफिनेशन वी विल रिकॉग्नाइज इट, बट इफ द फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, उसकी वैल्यू को हम रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, फिर तो वो गुडविल के अंदर इंक्लूड ही करो और कुछ हो नहीं सकता। फिर तो भाई जो जो हो सकता है, आपने नेट एसेट्स देख ली, टोटल वैल्यू आप कितनी परचेज कंसीडरेशन देकर आए हो वो है ही आपके पास, माइनस करके सारा जो बचा वो किस में जाता है, गुडविल में। तो ये कह रहा है अगर आप कर सकते हो मेजर तो करो, नहीं कर सकते तो फिर उसको किस में ऐड कर दोगे, गुडविल में। मतलब वो बैलेंसिंग फिगर गुडविल में ही आएगी। एक्विजिशन बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, अगर ग्रांट के वे में आ रही है एट कंसेशनल रेट, ठीक है, गवर्नमेंट ने ग्रांट दी है इंटेंजिबल एसेट की, अगर आपको कुछ पैसे देने पड़े, कुछ कंसेशनल रेट्स सस्ते में मिल गई, तो फिर जितने पे भी मिली वो लिखो। अगर आपको फ्री में मिल गई तो भी आपको कोई नॉमिनल वैल्यू लिखनी चाहिए बुक्स में, जिससे कि एक कंट्रोल रहे। ठीक है, हम असेट्स को दिखाना चाहिए, हमारे पास असेट है, हम उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको अपनी बुक्स में भी दिखाना चाहिए। किस वैल्यू पर, नॉमिनल वैल्यू पर। अक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ असेट, किसी और असेट के को एक्सचेंज करके लेके आयो, बिल्कुल एएस 10 में जैसे वो कहता है कमर्शियल सब्सटेंस है या कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है वो देखना है, फिर फेयर वैल्यू देखनी है, अगर नहीं है तो डब्ल्यूडीवी देखनी है। पूरा मैंने एएस 10 में समझाया, वहां जाकर देख लो, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे एएस 10 में होता है एक्सचेंज ऑफ असेट में।
ठीक है, कुछ नया नहीं है इसमें। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज असेट। आ सकता है क्वेश्चन, अगर गुडविल आपने इंटरनली जनरेट करी है, ठीक है, तो उसको हम असेट नहीं दिखाते। ये तो आप 12th से पढ़ते आ रहे हो। 12th में आपको याद होगा जब पार्टनर से गुडविल मंगवाते थे, ठीक है, गुडविल इंटरनली जनरेटेड होती है। गुडविल कैसे निकलते हैं, वो सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स मेथड, उससे गुडविल बनाते हैं ना कि हमारी इतनी गुडविल है। उसको कभी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, इवन दिखा रखी होती तो भी उसको राइट ऑफ करते हैं, याद आ रहा होगा आपको। तो इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। वो क्यों करते हैं, वहां पर भी लिखा होता है, उस बुक में जाकर चेक करोगे, एज पर AS 26 लिखा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स। अगर इंटेंजिबल एसेट्स एंटरप्राइज खुद जनरेट कर रहा है अपने यहां पर, देखिए ये कोई इतना आसान नहीं है कि छोले भटूरे खाने का मन है तो वो बना लिए। इंटेंजिबल एसेट्स क्रिएट करना एक बहुत टेक्निकल काम है। क्यों, क्योंकि आप एक प्रोसेस बना रहे हो, एक फॉर्मूला बना रहे हो, या फिर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, तो ये इतना इजी काम नहीं है। आप चाहते तो आप बाजार से परचेज कर सकते थे, जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा, ठीक है, यहाँ पर ये जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा सेपरेट एक्विजिशन, आप एक्वायर कर सकते थे, बट आपको इस तरीके का इंटेंजिबल एसेट बाजार में नहीं मिल रहा, इसीलिए आप खुद जनरेट कर रहे हो उस इंटेंजिबल एसेट को, ठीक है। जब भी इंटेंजिबल एसेट खुद जनरेट होगा, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो मैंने ऑडिट करा था उसका। एक इंश्योरेंस कंपनी थी जो किसानों को एग्रीकल्चर पर इंश्योरेंस देती है। उनको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना था, क्योंकि उनके यहाँ इतनी यूनिक चीजें थी, तो वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवा रहे थे। यूनिक चीजें कैसे थी, फार्मर सबसे पहले इंश्योरेंस लेता है, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे तरीके बता रखे हैं उसको इंश्योरेंस लेने के, जैसे क्योंकि फैसिलिटीज देनी पड़ती है सरकार को किसानों को, तो क्या फैसिलिटी दी कि आप बैंक में जाकर भी इंश्योरेंस ले सकते हो, अपने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, ठीक है। आप इंश्योरेंस कंपनी पे डायरेक्टली भी जा सकते हो। CSC सेंटर्स होते हैं, आपने आधार कार्ड वगैरह देखे होंगे, कहीं आधार कार्ड बनाते हैं CSC सेंटर, वहां जाकर भी आप अपना एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन डायरेक्टली भी इंश्योरेंस ले सकते हो। इतने तरीकों से इंश्योरेंस ले सकता है बंदा, ठीक है। फिर इंश्योरेंस कंपनी, जो कंपनी बीमा कर रही है, उसको इसका रिकॉर्ड पहुंचेगा इन चारों तरीकों से। फिर उसके बाद अगर उसकी फसल खराब होगी तो उसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। और कई लाखों इसमें फार्मर्स होते हैं, कई तरीके की क्रॉप्स होती है, सबका अलग अलग तरीका होता है इंश्योरेंस देने का, ठीक है। ग्राउंड नट है, वीट है, राइस है, किस तरीके की क्रॉप है उसके हिसाब से इंश्योरेंस बदलता रहता है। इतनी यूनिक चीजें हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, इस वजह से वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाह रहे थे, जिससे ये सारी चीजें, मतलब इतने सारा स्टाफ बिठाते हैं और कहीं गलती होने के चांसेस है मैनुअली, तो वो चाहते हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाए जिसमें ये सारी चीजें स्मूथली होती रहे। अब उन्होंने एक IT कंपनी को हायर करा इसके लिए। जब उन्होंने IT कंपनी को हायर करा तो उनको पहले समझाया कि क्या क्या चीजें होती है, पूरी सिचुएशन, फिर उसके बाद उन्होंने बनाना शुरू करा। अब हो सकता है एक दो बार करते करते वो फेलियर भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि इतना डेटा उसमें, मतलब इतना लोड आएगा, तो क्या वो सॉफ्टवेयर ढंग से काम कर भी पाएगा या नहीं, हो सकता है एक दो बार वो फेलियर हो जाए। तो ऐसा तो है नहीं IT कंपनी कोई पैसा नहीं लेगी या और कोई खर्चा नहीं लगा होगा, खर्चा तो तब भी लगेगा। इसी वजह से जब इंटरनली कोई जनरेट होती है इंटेंजिबल एसेट, तो उसको क्या कहा AS ने, आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है खर्चों को, एक रिसर्च फेज और दूसरा डेवलपमेंट फेज। जब आप रिसर्च फेज में हो, रिसर्च फेज मतलब हो गया आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो जब तक आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब तक जितना खर्चा हो रहा है वो तो आप P&L में लेके जाओगे। एक बार जब आपको ये लग गया हाँ ये फिजिबल है, ये अब बन जाएगा, तो वो डेवलपमेंट फेज शुरू हो चुकी है। फिर डेवलपमेंट फेज का जितना भी खर्चा है वो आप कैपिटलाइज कर सकते हो इंटेंजिबल एसेट में। समझ में आई बात? रिसर्च फेज को P&L में लेकर जाना है और डेवलपमेंट फेज के खर्चे को आप ले जा सकते हो किसमें, कैपिटलाइज कर सकते हो इंटेंजिबल एसेट में। तो रिसर्च फेज पहले पढ़ लेते हैं एक बार। ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। थोड़े टेक्निकल टर्म्स यूज्ड है, घबराने की चीज नहीं है, हमारे पास इतना टेक्निकल नहीं आएगा क्वेश्चन रिसर्च फेज, ठीक है, एक जनरल चीजें लिखी हुई आएगी, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मैंने कहा ना। सर्च फॉर वर्ड्स देखिए, सर्च करना या फिर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये सब वर्ड्स हैं रिसर्च फेज के। इस तरीके के पॉइंट आ रहे मीन्स वो रिसर्च फेज में है। सर्च फॉर इवेल्युएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ applications of research
फाइंडिंग्स और नॉलेज, सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स फॉर मटेरियल, डिवाइस, प्रोडक्ट। क्या बना रहे हो आप? मटेरियल है, कोई डिवाइस है, कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोसेस है, कोई तरीका, सिस्टम या सर्विसेज। फॉर्मुलेशन, डिजाइन, इवैल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स फॉर न्यू और इंप्रूव्ड मटेरियल के आगे डैश मतलब वही मटेरियल है, डिवाइसेस है, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सिस्टम और सर्विसेज, यही चीज यहां आ जाएगी। डेवलपमेंट फेज, देखिए मैंने यहां पर स्टार मार्क कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार है। क्या कहता है ये? एंटरप्राइज शुड डिमॉन्स्ट्रेट, पहले ये चीज जो भी फर्म ये बना रही है वो एक चीज इंश्योर कर ले, क्या? टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए, इंटेंशन टू कंप्लीट, कंप्लीट करने की इंटेंशन हो, ऐसा नहीं कि केवल मतलब बस बनाकर देख रहे हैं, नहीं, कंप्लीट करने की इंटेंशन होनी चाहिए। यूज सेल द असेट, ठीक है, और आपको असेट को यूज भी करोगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो उसको बनाने के लिए, ठीक है, टेक्निकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सब मतलब जो कंपिटेंट लोग हैं बनाएंगे वो भी, और पैसा भी आपके पास होना चाहिए। वो जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आपको लगता है कि ये बिल्कुल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगा, एंड आप उस खर्चे को, कितना खर्चा होएगा, एक एस्टिमेट लगा पा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर लेनी है बिफोर कैपिटलाइजिंग द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट फेज। जब आप ये सब डिमॉन्स्ट्रेट कर दो, ठीक है, तब आप जाकर ये डेवलपमेंट फेज के खर्चों को कैपिटलाइज कर सकते हो। आई बात समझ में? क्या होगा डेवलपमेंट फेज के खर्चे? देखिए, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, जो आपने रिसर्च फाइंडिंग्स करी, हो सकता है रिसर्च में 2-3 तरीके फेल हो गए हो, एक तरीका निकल के आया, हाँ ऐसे हो सकता है, तो उसका खर्चा वो आप कैपिटलाइज कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स और अदर नॉलेज टू अ प्लान और डिजाइन फॉर प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल। देखिए यहां पर वर्ड यूज है डिजाइन करना, डिजाइन ऑफ, ठीक है, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, डिजाइन ऑफ टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स, design, construction and operation of pilot plant that is not of scale economically feasible, design, construction and testing of, ये सब एग्जांपल्स हैं, ठीक है, फॉर न्यू और इंप्रूव्ड मटेरियल, ये मटेरियल के आगे डैश मतलब वही डिवाइस, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सिस्टम और सर्विसेज। रिसर्च फेज आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो कैपिटलाइज नहीं होगा, लेकिन डेवलपमेंट फेज अब आप एप्लीकेशन कर रहे हो, जो आपने सीखा, जो आपने एक्सपीरियंस लिया, ठीक है, जो आपको सबक मिला रिसर्च फेज से, वो आप अप्लाई कर रहे हो डेवलप करने के लिए इंटेंजिबल एसेट, उसको आप इंटेंजिबल एसेट बना सकते हो। आई बात समझ में? देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैंने दोनों तरफ डेंजर के साइन लगा दिए। एक्सपेंसेस नॉट अलाउड टू बी कैपिटलाइज, इन खर्चों को कैपिटलाइज करना अलाउड नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। वैसे कुछ कुछ चीजें आपको AS10 जैसी लगेंगी, AS10 में भी मना है ये, तो मैंने कहा ना AS10 पहले पढ़ना चाहिए। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस एंड इनएफिशिएंसीज इंकर्ड बिफोर एन असेट अचीव्स प्लान परफॉर्मेंस, इससे पहले कोई इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस हुए हैं, इनएफिशिएंसीज इंकर्ड, जब तक असेट आपका प्लान परफॉर्मेंस के हिसाब से बनकर तैयार नहीं हो जाता, उससे पहले कोई आपके ऑपरेटिंग लॉसेस वगैरह हुए हैं, उसको आप कैपिटलाइज नहीं करोगे, P&L में लेके जाओगे। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट टू ऑपरेट द असेट, आपने स्टाफ को ट्रेन करा असेट कैसे चलानी है, उसके लिए ऑपरेट करनी है, वो भी आप P&L में लेके जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई क्वेश्चन है इसके ऊपर। एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज, आप इसका एडवर्टीजमेंट जो कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा आता है, लेकिन एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी कैपिटलाइज करना अलाउड नहीं है एज पर AS26। एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग ऑल या पार्ट ऑफ द एंटरप्राइज, आपको रीलोकेट होना पड़ रहा है, जब तक वहां बन रहा था तब तक आपने शिफ्ट कर लिया अपना, शिफ्ट करने की वजह से वहां पर दूसरी जगह पर गए तो वहां खर्चा आ रहा है, क्या उसको कैपिटलाइज कर सकते हो? अलाउड नहीं है। स्टार्टअप कॉस्ट लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लीगल एंड सेक्रेटेरियल कॉस्ट, जो खर्चे होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के। एक्सपेंडिचर टू ओपन न्यू फैसिलिटी बिजनेस, प्री ऑपरेटिंग कॉस्ट अनलेस अलाउड अंडर AS10, AS10 के हिसाब से ही होगा, अगर AS10 अलाउ करेगा तो यहां भी अलाउ हो जाएगा। एक्सपेंडिचर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस प्रीवियसली, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके भी स्टडी मटेरियल में, पेपर में कई क्वेश्चंस हैं, जो आप ऑलरेडी एक्सपेंस ऑफ कर चुके हो खर्चा, अब बाद में वो असेट का रूप ले लेता है कि नहीं अब ये असेट बन गया हमारा, तो जो हमने पीछे खर्चा P&L में लेके गए थे, क्या उसको रिवर्स मार के इनकम बनाकर हम कैपिटलाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
एक बार आपने उसको एक्सपेंस कर दिया तो एक्सपेंस ऑफ कर दिया, उसके बाद आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते खर्चे को। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सपेंडिचर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस प्रीवियसली, तो एक तो ये, और एक एडवर्टीजमेंट प्रमोशनल एक्टिविटीज, ये याद रखना, इसके कई क्वेश्चंस हैं, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कैपिटलाइज करना। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, एक बार इंटेंजिबल एसेट बनकर तैयार हो गया, उसके बाद कोई खर्चा हो रहा है, क्या उसको इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट में जोड़ सकते हैं? जैसे हमने वहां AS10 में पढ़ा था। देखिए यहां पर AS26 में कहता है ये तो बड़ा रेयर चांस होगा कि आपका इंटेंजिबल एसेट बन चुका उसके बाद कोई खर्चा हो रहा है उसको आप उसमें ऐड करो, तो बहुत कम चांस है कि कैपिटलाइज होगा। कब हो सकता है? जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हो। ठीक है, आपके उस प्रोडक्ट की, उस असेट की एफिशिएंसी बढ़ जाए, जो ओरिजिनली असेस्ड एफिशिएंसी थी उससे अगर एफिशिएंसी बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है। जैसे हम वहां तो पढ़ते थे AS10 में कि बिल्डिंग है 2 फ्लोर है, एक फ्लोर और बढ़ा दिया, उसकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट है, सॉफ्टवेयर है, कोई प्रोसेस है, फॉर्मूला है, अब उस पर खर्चे होते रहते हैं नॉर्मल, वो P&L में ही जाते हैं। लेकिन कब जा सकते हैं, कैपिटलाइज कब हो सकते हैं? ये दोनों कंडीशन फुलफिल करवा दो। क्या है वो? प्रोबेबल दैट एक्सपेंडिचर विल एनेबल द असेट टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन एक्सेस ऑफ ओरिजिनली असेट। ठीक है, ओरिजिनली जो असेट्स हुआ है उससे ज्यादा, एंड एक्सपेंडिचर कैन बी मेजर्ड रिलायबली, और वो खर्चे को आप रिलायबली मेजर कर सकते हो, तो ठीक है कैपिटलाइज कर लो। बड़े कम चांस है कि कैपिटलाइज होगा। रिकॉग्नाइज कैसे करना है एसेट को आगे चलकर? पहले कॉस्ट पर कर लिया था, उसके बाद उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं इंटेंजिबल के केस में, और अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है, ये कर कर दिखाना होता है। एक क्वेश्चन देखिए स्टडी मटेरियल का, ड्यूरिंग 21-22 एन एंटरप्राइज इंकर्ड कॉस्ट टू डेवलप एंड प्रोड्यूस अ रूटीन लो रिस्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एज फॉलोज। ठीक है, क्या है? कंप्लीशन ऑफ डिटेल्ड प्रोग्राम एंड डिजाइन, पहले डिटेल्ड प्रोग्राम और डिजाइन बना फेज 1, 50,000 रुपए लगे उसके। कोडिंग एंड टेस्टिंग फेज 2, 40,000 रुपए लगे। अदर कोडिंग कॉस्ट फेज 3 एंड फेज 4 उसके 63,000 रुपीज लगे। प्रोडक्ट मास्टर्स फॉर ट्रेनिंग मटेरियल 19,500, ये फेज 5 है। पैकिंग द प्रोडक्ट 1500 यूनिट से टोटल, उसको पैक करा, तो ये 6 फेज में कितने 16,500 रुपए लगे। After completion of phase 2, it was established that the product is technically feasible for the market. ठीक है, टेक्निकली फिजिबल है मार्केट के लिए। ये कब पता चला? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 2, जब फेज 2 कंप्लीट हो चुका था उसके बाद टेक्निकल फिजिबिलिटी निकल कर आई। आप यहां पर आइए, क्या बताया था स्टार लगाकर कि एंटरप्राइज पहले ये डिमॉन्स्ट्रेट कर ले कि फिजिबिलिटी है, इंटेंशन है, ये सारी कहानी बताई थी। कैपिटलाइज करने से पहले ये सब हो जाएगा, तब जाकर आप कैपिटलाइज कर सकते हो आगे का खर्चा। तो कब हुआ ये बात, फिजिबिलिटी वगैरह कब निकल के आई? फेज 2 के बाद। तो फेज 2 का तक का खर्चा तो P&L में जाएगा, मतलब ना 1 का गया ना 2 का। इसके बाद तो ज्ञान आया कि हाँ टेक्निकल फिजिबिलिटी है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है, और हम इसको बना सकते हैं। अब जो खर्चे होंगे आप उसको कैपिटलाइज कर सकते। देखिए अमाउंट इन रुपीज है। सबसे पहले तो जो अदर कोडिंग कॉस्ट है 63,000 की, फिर इसके बाद प्रोडक्ट मास्टर्स फॉर ट्रेनिंग मटेरियल्स 19,500, और कोई खर्चा लगा है? नहीं, ये दोनों खर्चे। अच्छा, फेज 6 में खर्चा पैकिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की पैकिंग, प्रोडक्ट की पैकिंग करना, ये तो सेलिंग ओवरहेड है। ठीक है, ये तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है, ये थोड़ी ना जाता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स तो P&L की कॉस्ट हो गई, P&L में जाएगा ये। तो ये आ गया 82,500। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल असेट। ठीक है, इसके बाद आप नोट जरूर लिख देना, क्योंकि आपसे कहा है सारी कॉस्ट बताओ कहां कहां जाएगी। ठीक है, तो नोट क्या है? पहला पॉइंट, ₹82,500 विल बिकम पार्ट ऑफ इंटेंजिबल असेट। क्या है वो इंटेंजिबल असेट? दैट इज
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ना, दैट इज सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, कॉस्ट ऑफ फेज 1 एंड फेज 2 विल go to P&L account as expense, रुपीज 90,000, पूरे 90,000 रुपीज, बिकॉज क्यों क्यों जाएंगे, टेक्निकल फिजिबिलिटी इज येट टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड। ठीक है, थर्ड 16,500 ये क्या है, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सो विल गो टू P&L एज एक्सपेंस, ये भी P&L में जाएगा एज एक्सपेंस। आई बात समझ में? आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं स्टडी मटेरियल का। As per the provisions of AS 26, how will you deal to the following situations? Rupees 23 lakh paid by a manufacturing company to the legal advisor for defending the patent of a product is treated as capital expenditure. एक पेटेंट ले रखा है आपने, अब किसी ने केस डाल दिया था कि ये पेटेंट तो गलत है, ये फॉर्मूला तो सबको मिलना चाहिए, आपने कहीं का पेटेंट ले रखा है और केस हो गया, तो आपको लीगल एडवाइजर को उस लड़ने के लिए केस 23 लाख रुपए देने पड़े। कहता है क्या इसको हम कैपिटल कर मतलब उसने तो कर ही दिया बेचारे ने, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। पूछ रहा सही करा ये गलत करा? बिल्कुल गलत करा। ठीक है, इसको हम कहां लेकर जाएंगे, P&L में। ठीक है, क्यों P&L में लेकर जाएंगे, P&L अकाउंट की जगह आप स्टेटमेंट ऑफ P&L भी ले सकते हो, कंपनी है ना, स्टेटमेंट ऑफ P&L क्यों लेकर जाएंगे, इसका जवाब ये रहा, सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर केवल तभी जाता है जब ओरिजिनली असेस से बेनिफिट कुछ बढ़ जाए। तो क्या इससे आपके डिफेंड करने से कि बेनिफिट जो पहले मिल रहे थे उस सॉफ्टवेयर से, उस पेटेंट से, क्या बढ़ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो एक बार बनकर तैयार हो चुका है वो पेटेंट, तो उतना ही बेनिफिट मिलते रहेंगे जितने पहले मिल रहे थे, बल्कि ये तो जबरदस्ती का हमारे ऊपर केस आ गया था, तो ये P&L में जाएगा। During the year 21-22, a company spent rupees 7 lakh for publicity and research expenses on one of its new customer product which was marketed in the same accounting year but proved to be a failure. ये तो failure prove हो गया, इसमें तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नजर ही नहीं आ रहे। तो जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट सबसे बड़ी कंडीशन इंटेंजिबल एसेट की वो है ही नहीं, तो इसको आप कैपिटलाइज कर कैसे सकते हो? ठीक है, तो ये भी कहा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L में, रिसर्च एक्सपेंसेस जितने भी, क्योंकि ये तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही नहीं हो पा रहे ना, यहां पर भी लिखा था आपको, ये तो डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाए कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो पाएंगे उससे, है ही नहीं वो। थर्ड पॉइंट, ठीक है, तो ये भी P&L में जाएगा खर्चा। अ कंपनी स्पेंड रुपीज 25 लाख इन द पास्ट 3 years टू डेवलप अ प्रोडक्ट, these expenses were charged to P&L account since they did not meet AS 26 criteria for capitalization. In the current year, approval of the concerned authority has been received. अब concerned authority ने उसको अप्रूवल दे दिया है जिस चीज के लिए आप, ठीक है, ये कुछ पेटेंट वगैरह मांग रहे होंगे। द कंपनी विशेष टू कैपिटलाइज 25 लाख रुपए बाय डिस्क्लोजिंग इट एज प्रायर पीरियड आइटम। अब वो चाह रहे हैं कि अब हम इसको कैपिटलाइज कर देते हैं, पहले तो नहीं कर पाए थे, नहीं कर सकते, P&L में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक बार जब आपने एक्सपेंस ऑफ कर दिया, एक्सपेंडिचर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है, a company with a turnover of rupees 200 crore and an annual advertising budget of 50 lakh had taken up for the marketing of a new product by the company. ठीक है, अब वो मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, it was estimated that the company would have a turnover of 20 crore from the new product. The company had debited it to its P&L account the total expenditure of 50 lakh incurred on extensive special initial advertisement campaign for the new product. कंपनी ने बिल्कुल ठीक करा P&L में ले जाकर, क्योंकि ये P&L में ही जाने की चीजें हैं, जितनी भी एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो P&L में ही जाते हैं। ये कह रहा है एडवर्टीजमेंट से हमारा सेल बढ़ेगा, किसका नहीं बढ़ता, एडवर्टीजमेंट करी इसलिए जाती है। ठीक है, बट मना है ये करना। ठीक है, आप इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते।
अब जल्दी जल्दी अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट समझ लेते हैं। जिसने डेप्रिसिएशन समझा हुआ है टेंजिबल एसेट का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एस 10 में, उसके लिए अमोर्टाइजेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। अमोर्टाइजेशन कमेंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। ठीक है, जब अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, पुट टू यूज नहीं, जैसे ही अवेलेबल हो, चाहे आप उसको यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन था। इट इज टू बी प्रोवाइडेड इवन इफ देयर इज एन इंक्रीज इन फेयर वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट ऑफ असेट। ऐसा स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन भी है, कहता है कि उनको लगता है कि अमोर्टाइजेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू तो बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, बढ़ेगी ही नहीं, आपको अमोर्टाइजेशन इट इज टू बी प्रोवाइडेड करना ही है, डेप्रिसिएशन कंपलसरी होता है। ठीक है, AS26 presumes maximum useful life of asset to be 10 years। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहता है कि जनरली AS26 कहते हैं 10 साल मैक्सिमम होनी चाहिए इंटेंजिबल एसेट की लाइफ। लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा है तो ठीक है, मना नहीं कर रहे, कोई पत्थर की लकीर नहीं है 10 साल, आप 50 साल दिखा दो। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट 50 साल में आप उसको धीरे धीरे करके अमोर्टाइज करो, बट उसके प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपको डिस्क्लोजर में देनी है कि आपने उसकी लाइफ इतनी क्यों मानी है। जैसे अगर आपको एक टोल, एक रोड आपने बनाई, एक BOT बोलते हैं इसको, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मतलब क्या होता है कि पहले जैसे एक गवर्नमेंट NHAI है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स को वो देती है काम कि आप यहाँ से यहाँ तक की रोड बना दो। अब उन्होंने बना दी तो गवर्नमेंट ने कहा इतना खर्चा हमारे पास तो है नहीं देने का, हजारों करोड़ रुपए लग रहे हैं, तो आप एक काम करो 5 साल आप चला लो इसको, तो बिल्ड करो, फिर थोड़े टाइम ऑपरेट करो, फिर ट्रांसफर कर देना। तो ये राइट मिल गया उनको। ठीक है, अब ये कई बार 25-25 साल का राइट मिलता है, 25 साल तक टोल आप चलाओगे, तो 25 साल तक टोल चला रहे हैं तो 25 साल तक आप अमोर्टाइज कर सकते हो क्योंकि आपके पास सब कुछ लिखत में है। ये तो ना AS26 तो 10 कह रहा है, नहीं, आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन है कि 25 ईयर्स के लिए सरकार ने आपको दे रखा है राइट। ठीक है, ये इंटेंजिबल असेट है, टेंजिबल नहीं है। ये रोड थोड़ी ना है हमारी, रोड पर टोल कलेक्ट करने का राइट है, इट इज एन इंटेंजिबल असेट, रोड तो सरकार की है। If enterprise amortizes it beyond 10 years, then it must disclose the reason why presumption is rebutted and क्यों उस presumption को आपने दरकिनार करके बढ़ाई वैल्यू वो लाइफ, एंड मस्ट एस्टिमेट रिकवरेबल अमाउंट एनुअली फॉर इम्पेयरमेंट लॉस। ये भी पढ़ते हैं, नीचे आएगा। अमोर्टाइजेशन मेथड्स में भी पता ही आपको SLM, WDV या यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अमोर्टाइजेशन पीरियड एंड मेथड इज रिव्यूड एटलीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर। इंपॉर्टेंट बात, एमोर्टाइजेशन की जो लाइफ आपने ले रखी है और जो मेथड है, इसको हर साल रिव्यू जरूर करना चाहिए कि ये सही है ना, चेंज करने की कोई आवश्यकता तो नहीं है तो फिर AS5 के अकॉर्डिंगली करेंगे, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। रेजिडुअल वैल्यू जनरली जीरो मानी जाती है इंटेंजिबल एसेट की, अनलेस कोई कमिटमेंट ना हो थर्ड पार्टी के द्वारा, या तो सामने वाले ने कमिटमेंट कर रखी है, नहीं आपकी ये इसकी यूजफुल लाइफ जैसी खत्म होगी तो मैं खरीदूंगा, मैं आपको कमिट करता हूं। ठीक है, कोई एग्रीमेंट हुआ हुआ आपका, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, या फिर आपको लगता है एक्टिव मार्केट है उस एसेट की और वो तब भी रहेगी जब हमारे एसेट की लाइफ खत्म होगी, अगर इतनी है बात तो ठीक है, अदरवाइज रेजिडुअल वैल्यू को जीरो मानेंगे। फॉर इंटेंजिबल एसेट नॉट येट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं कह रहा था ना, अभी नीचे पढ़ेंगे, कह रहा है ऐसे इंटेंजिबल एसेट जो भी अवेलेबल नहीं है यूज करने के लिए, अभी बन रहे हैं, वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, अभी बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर आधा अधूरा बना हुआ है। एंड असेट दैट इज अमोर्टाइज्ड बियॉन्ड 10 इयर्स, और ऐसे असेट, ऐसे इंटेंजिबल असेट जिनकी आपने लाइफ 10 साल से ज्यादा रख रखी है, मतलब AS26 जो प्रेज्यूम करता है उससे ज्यादा रख रखी है, ऐसे दोनों असेट। कौन से दोनों, फिर से बताओ, एक तो वो जिससे 10 साल से ज्यादा की लाइफ रख रखी है, दूसरे वो जो अभी बन रहे हैं। इन दोनों में रिकवरेबल अमाउंट शुड बी एस्टिमेटेड एट ईच फाइनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर में देखा करो कि आप जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने वाले हैं, ठीक है, और आप जो जिस अमाउंट पर इसको कैरी कर रहे हो, दोनों को फिर से कंपेयर करा करो, और अगर कम है रिकवरेबल अमाउंट अभी, तो फिर आपको इंपेयरमेंट लॉस इसमें रिकॉग्नाइज करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन करके देख लेते हैं किसका। एन इंटेंजिबल एसेट इज डी रिकॉग्नाइज इफ डिस्पोज्ड ऑफ। अगर आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया तो बुक्स में रखने का क्या फायदा, राइट ऑफ ही करोगे,
कहां पे करोगे? P&L में ले जाके करोगे। या फिर आपको लगता है कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड नहीं है ना रखने से और ना उसको बेचने से, तो फिर उसको बुक से हटा दो, डी रिकॉग्नाइज कर दो। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, एक एग्जांपल, X Limited is developing a customized software for rupees 10 crore. It will take 3 years to complete development. 3 साल लगेंगे डेवलपमेंट में। Present value of future economic benefits is considered to be 15 करोड़ रुपए। लग रहा है इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितने आने वाले हैं? अभी तक तो 15 करोड़ लग रहे हैं। आफ्टर 2 years, 2 साल बाद 70% काम कंप्लीट हो गया। 10 करोड़ का 70% कंप्लीट हो गया, मतलब 7 करोड़ का काम कंप्लीट हो गया, है ना। However, due to change in market conditions, मार्केट की कंडीशंस बदलने की वजह से अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आपको लगता है इससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स केवल 6 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। ये लो, 7 करोड़ तो कॉस्ट लग चुकी, बट लग रहा है केवल 6 करोड़ रिकवरी कर पाएंगे हम इससे, इसके फायदे ही 6 करोड़ रुपए तक मिल पाएंगे। तो कंपनी शुड रिकॉग्नाइज 1 करोड़ एज इम्पेयरमेंट लॉस। तो आपको 7 करोड़ बुक्स में इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट करके नहीं दिखाना, केवल कहां तक दिखाना है? 6 करोड़ तक। अब आप और खर्चे करोगे, और खर्चे क्यों करेंगे भाई? ये तो 3 साल में बनकर तैयार होना है ना 10 करोड़, अभी तो 2 ही साल हुए, फिर एक और जुड़ेंगे, जुड़ जुड़ के 10 करोड़ हो जाएगा। तो क्या वैल्यू बढ़ा दे इंटेंजिबल असेट की? जब तक ये 6 करोड़ रहेगा तब तक कैसे बढ़ा दोगे? ये 6 करोड़ से हिल नहीं रहा, और आप कितना ही खर्चा करते रहो, सब P&L में डालते रहो। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि हाँ, अगर इसका एक रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाता है तो बात हो रहा है, तब कैपिटलाइज कर सकते थे। ओनली 6 करोड़ कैन बी शोन एज इंटेंजिबल एसेट। कंपनी कैन नॉट कैपिटलाइज एनी फर्दर कॉस्ट टिल द टाइम रिकवरेबल अमाउंट इंक्रीजेस इवन इफ द वर्क ऑफ 10 करोड़ इज कंप्लीटेड। आई बात समझ में? अमोर्टाइजेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं स्टडी मेट का। एबीसी लिमिटेड डेवलप नो हाउ बाय इंक्रिंग एक्सपेंडिचर ऑफ 20 लाख। एक नो हाउ उन्होंने डेवलप करा 20 लाख रुपए का, एक इंटेंजिबल एसेट 20 लाख की है। द नो हाउ वाज यूज्ड बाय द कंपनी फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 से वो उसको यूज कर रहे थे। यूजफुल लाइफ असेट की 10 ईयर्स है फ्रॉम द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इट्स यूज। 10 साल है, तो 20 लाख का 10 साल मतलब 2-2 लाख रुपए हर बार अमोर्टाइज होना चाहिए। द कंपनी हैज नॉट अमोर्टाइज द असेट टिल 31 मार्च 2028। ये लो, फिर कर क्या रहे थे ये बैठ के? इन्होंने अमोर्टाइज ही नहीं करा 31 मार्च 2028 तक। कितने साल बीत गए? देखिए 21-22 से शुरू करा था, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 7 साल हो गए टोटल। 7 में से भी 6 तो पिछले पहले के हैं, 7वां ये साल है, तो अब तक तो 7 साल का डेप्रीसिएशन लग जाना चाहिए इस साल के एंड तक, टू नो हाउ। तो 7 साल का डेप्रीसिएशन कितना होता है? 2 लाख अगर हर बार लगाओगे 14 लाख होता है। 14 में से इस बार का अमोर्टाइजेशन, इस बार का डेप्रीसिएशन कितना है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट करते हो वैसे अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट, इस बार का 2 लाख है। बाकी 12 लाख तो P&L में जाएगा, प्रायर पीरियड आइटम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा P&L अकाउंट, मतलब दिस इज अ प्रायर पीरियड आइटम। ठीक है, ये प्रायर पीरियड आइटम है। आई बात समझ में? तो क्योंकि ये 7 साल पूरे बीत गए तो 14 लाख का डेप्रीसिएशन लगना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख लीजिएगा, मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। स्विफ्ट लिमिटेड अक्वायर्ड अ पेटेंट, ये भी अमोर्टाइजेशन का क्वेश्चन है, एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 80 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी 5 साल की है। द कंपनी कैपिटलाइज द कॉस्ट एंड स्टार्टेड अमोर्टाइजिंग द असेट। 10-10 लाख रुपए उन्होंने अमोर्टाइज करना शुरू करा, पहले साल में 10 साल, फिर अगले। द कंपनी हैड अमोर्टाइज द पेटेंट 10 लाख पर एनम फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड अंडर द पेटेंट। जो भी बेनिफिट्स दिखे होंगे उसके हिसाब से 10-10 लाख 2 साल तो उन्होंने बेचारों ने कर दिया, तो 2 बार कर दिया था 10-10 लाख। आफ्टर 2 ईयर्स इट वॉज फाउंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कंटिन्यू फॉर अनदर 5 ईयर्स। अब फिर 2 साल बाद लग रहा है अभी तो और 5 साल चलेगा, जबकि 3 ही बचने थे, टोटली 5 लग रहा था पहले, बट अब लग रहा नहीं अभी 5 साल और चलेगा। तो वो असेट की कॉस्ट अब आपकी 60 रह गई होगी 10-10 करके ना। द पेटेंट वॉज रिन्यूएबल एंड स्विफ्ट लिमिटेड गॉट इट रिन्यूड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स, और वो रिन्यू हो भी गया। द नेट कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोडक्ट ड्यूरिंग दीज 5 ईयर्स वर, कैश फ्लोज कितने कितने आए इन 5 सालों में? ये आए अगले 5 सालों में, पहले 2 बीतने के बाद। फाइंड आउट द अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ द पेटेंट फॉर एंड ऑफ द फॉर ईच ऑफ द ईयर्स। हर साल का आपको अमोर्टाइजेशन बताना है। क्वेश्चन में क्या मिसिंग है? शुरू के 2 ईयर में कितनी
आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो मिसिंग है, बट अमोर्टाइजेशन डायरेक्टली दे रखी है। ठीक है, तो इसकी बस एक टेबल बना देंगे। नेट कैश फ्लोज तो नहीं पता, लेकिन 10-10 लाख अमोर्टाइजेशन क्या, हमें तो यही चाहिए था, हमसे तो यही मांगा, ये खुद दे ही रखा है। अब हमारे को दिमाग किस में लगाना है, अगले 5 सालों में। अगले 5 सालों में ये आपके पास क्या है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इसका रेशियो आप निकाल लो। ठीक है, 36 लाख अपॉन 2 करोड़, 46 लाख अपॉन 2 करोड़, 44 लाख अपॉन 2 करोड़, 40 लाख अपॉन 2 करोड़, 34 लाख अपॉन 2 करोड़, ये कर करके, ठीक है, एक रेशियो आ गई, और उसको अमोर्टाइजेशन हम कर देंगे बची हुई फिगर को। ठीक है, आ रहा है समझ में, बची हुई फिगर को कैसे करा, जैसे यहां पर देखिए आप 36 लाख, ठीक है, अपॉन 2 करोड़ मतलब 200 लाख, ठीक है, इनटू कितनी वैल्यू बची एसेट की, देखिए 60 लाख बची है। 80 लाख टोटल थी, उसमें से 20 लाख तो अमोर्टाइज हो चुका, 60 लाख बचा है। आप इसको करते जाओगे सॉल्व, जैसे पहला 36/200 इंटू 60 लाख, तो वही 10,80,000 रुपये आ रहा है, 10,80,000 रुपये ऐसे। तो या तो आप मल्टीप्लाई कर करके ऐसे ही सीधा कर लो, अदरवाइज जैसे इन्होंने रेशियो निकाल रखे ना पहले 36/2 करोड़ करके, फिर 0.180, फिर उससे मल्टीप्लाई करा 60 लाख को, जो 60 लाख बचा हुआ है। हमें 60 लाख इसलिए लेकर चलना पड़ा, मजबूरी है, यहां तक की इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं तो हम 80 ही लेते, अगर सारी इंफॉर्मेशन होती तो हमारे पास नहीं है, इसलिए पहले वाले को हटाया। अब जो बचा 60 लाख उसको करा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एक दो पेपर में भी आए हुए हैं पहले। तो जब ऐसा हो कि आपके पास इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट अवेलेबल है, कोई बात नहीं, जितना हो गया उतना ठीक है। अब बची हुई कॉस्ट कितनी है, हम उस पर फोकस करना, उसको अमोर्टाइज करवाना है बचे हुए 5 सालों में। और वो कैसे करवाएंगे, इस इकोनॉमिक बेनिफिट्स के रेशियो से। ठीक है, ये था हमारा AS 26। कोई डाउट आए आप लोग पूछ सकते हो, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।